हाँ भाई, राम लालो, श्याम लालो, सुंदर कन्याओं, फिर से नया लेक्चर लेकर आए हैं। साउंड वेव्स, तीसरा लेक्चर रिपीट हो रहा है। बहुत सारी बातें लास्ट टाइम पे इंपॉर्टेंट बताई थी, आप सभी लोगों को याद है। पूरा डबा स्क्वायर एक्स बाई डबा टी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर डबा स्क्वायर एस बाई डबा एक्स स्क्वायर से कंपेयर कर कर फॉर्मूला प्रूव करता है वेलोसिटी ऑफ साउंड का, अंडर रूट बीटा बाई रो। उसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। याद है कि भूल गए हो, डिस्प्लेसमेंट वेव से प्रेशर वेव से डेंसिटी वेव, सारे प्रूफ बताए थे। प्रेशर वेव और डेंसिटी वेव में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, पर प्रेशर वेव और डिस्प्लेसमेंट वेव में क्या पाई बाय 2 का अंतर होता है। कब कंप्रेशन बनता है, कब रेयर फ्रैक्शन बनता है। फॉर्मूले डेल्टा पी इक्वल टू माइनस बीटा डबा एस बाई डबा एक्स, याद है भूल गए हो? याद करो, फॉर्मूला आया था बीटा के एस नॉट डेल्टा पी नॉट का। पी मैक्स होता है पी नॉट प्लस डेल्टा पी नॉट, पी मिनिमम होता है पी नॉट प्लस माइनस डेल्टा पी नॉट। डेल्टा पी नॉट की वैल्यू बीटा के एस नॉट, बीटा इज बल्क मॉडुलस, के इज वेव नंबर, एस नॉट इज द डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेव। यस और नो? जैसे मुझे याद है, आपको सारी कहानी, पूरी कहानी मन मंदिर में बसी होनी चाहिए। अरे याद है कि भूल गए हो? अरे हाँ ना तो बोल दो। हाँ सर, याद है, बात समझ में भी आ रही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। चलो भाई, तो आगे बढ़ जाते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं जहां से छोड़ी थी। फॉर्मूला पूरा प्रूव करा था, याद करो। फॉर्मूला आया था अंडर रूट बीटा बाई रो, वेयर बीटा इज द बल्क मॉडुलस और रो इज द डेंसिटी। ये फॉर्मूला गैस और लिक्विड दोनों के लिए काम करेगा। गैस में नॉर्मली हम, यानी कि एटमॉस्फेयर में हम साउंड को चलाते हैं, इसलिए उस पर ज्यादा पीएचडी करेंगे। कैसे करेंगे अभी आगे आपको समझ आता जाएगा। अंडर रूट बीटा बाई रो इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड फॉर फ्लूइड, हम समझते हैं। फॉर्मूला अपना चलेगा, ऐसे आया ऐसे आया ऐसे आया ऐसे आई, अपना चल रहा है। अगर अपन ध्यान से देखें, फॉर्मूला अपना है अंडर रूट बीटा बाई रो, बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। ठीक भाई, अपन समझते हैं, तो अपन जानते हैं, अपन देख चुके हैं। अगर मान लो सॉलिड रॉड हो, रॉड, ठीक, रॉड हो, तो उसमें बल्क मॉडुलस की जगह आ जाएगा, याद करो एक और चीज समझाई थी मैंने, वाई, यंग्स मॉडुलस। तो याद रखना कि अगर कभी सॉलिड रॉड में साउंड चलाएं, ऐसे सॉलिड रॉड में लॉन्गिट्यूडनल वेव चलाएं, मतलब साउंड चलाएं सॉलिड रॉड में। लिक्विड और गैस की बात नहीं कर रहा हूं। लिक्विड में क्या था, अंडर रूट बीटा बाई रो, हाँ। सॉलिड में क्या लिखा, अंडर रूट वाई बाई रो। वाई इज व्हाट, यंग्स मॉडुलस। याद करो, क्या यंग्स मॉडुलस बताया था? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन इज डेल्टा एल बाई एल। ये वही वाला यंग्स मॉडुलस है। कई बार सवालों में आपको अगर सॉलिड रॉड दे रखी हो और उसमें साउंड ट्रेवल कराए, तो आपको फॉर्मूला अंडर रूट बीटा बाई रो की जगह लगाना है अंडर रूट वाई बाई रो। याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। वापस अभी अंडर रूट बीटा बाई रो पे आ जाऊंगा, पर ये फॉर्मूला सॉलिड के लिए अंडर रूट वाई बाई रो, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन रॉड सॉलिड। तो आपको सॉलिड में फॉर्मूला साउंड का अंडर रूट वाई बाई रो याद होना चाहिए। शर्माने की और घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ओके सर, बात सर समझ आई सर, बढ़िया भी लग रहा है सर, अच्छा भी लग रहा है, याद रखना है ये सब। ओके ठीक है, चलो भाई आगे रख चलते हैं। उतार लिया, ओके। अब देखते हैं, ध्यान से समझें। ओ हो, अब यार ये कहाँ से आया, मैं आपको समझाता हूँ। अंडर रूट पी बाई रो, ये क्या है गैस के लिए। न्यूटन साहब ने फॉर्मूला दिया, कैसे, पहले अपन समझें इस बात को समझने का प्रयास करें। मैं आपको बताता हूँ कैसे, पहले से समझने का प्रयास करो आया कहां से है। ठीक, समझना अच्छे से। अगर हम ध्यान से देखें तो हम एक्सपेरिमेंटली हम एयर में साउंड की रफ्तार टेस्ट कर चुके हैं। ठीक, अब हमने बोला भैया गैस में फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ बीटा बाई रो। अब थोड़ा सा वो आपका केमिस्ट्री का ज्ञान आएगा, फिजिक्स में भी वो हीट में आएगा, पर केमिस्ट्री में तुम पढ़ चुके हो। क्या वेलोसिटी ऑफ वेव इन गैस इज आल्सो अंडर रूट बीटा बाई रो। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बीटा? बीटा इज, what is the formula for beta? is माइनस डेल्टा पी बाई डेल्टा वी बाई वी, जिसको लिखते हैं माइनस वी डी पी बाई डी वी। वी क्या है, वॉल्यूम है ना, और ये वी वेलोसिटी ऑफ वेव है, कंफ्यूज मत हो ना।
ठीक भाई, माइनस वी डी पी बाई डी वी ऐसे भी लिखते हैं। अब न्यूटन साहब ने बोला कि जब भी साउंड ट्रेवल करती है, न्यूटन साहब ने बोला अकॉर्डिंग टू न्यूटन, जब साउंड ट्रेवल करती है किसमें, जब साउंड ट्रेवल करती है एयर में, तो उन्होंने बोला, क्या बोला कि भाई टेम्परेचर चेंज नहीं होता। ओके, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन साउंड प्रोपगेशन, थोड़ा सा पुराना केमिस्ट्री वाला ज्ञान लगा रहा हूं, साउंड प्रोपगेशन ये आना चाहिए केमिस्ट्री वाला ज्ञान, वरना ये समझ नहीं आएगा, या फिर ये समझ आएगा जब फिजिक्स में भी हीट पढ़ लोगे। तो साउंड प्रोपगेशन इज अ आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल क्या होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब टेम्परेचर इज कांस्टेंट। मतलब न्यूटन साहब, जब ये बातें हो रही थी तो न्यूटन साहब बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि भाई देखो साउंड जब प्रोपेगेट करती है तो कंप्रेशन रेयरफेक्शन जो बनते हैं, कोई टेम्परेचर में थोड़ी बदलाव आता है, इसलिए टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लो। और क्योंकि हम एटमॉस्फेयर को आइडियल गैस की तरह मानते हैं, आइडियल गैस, तो हम जानते हैं PV इक्वल टू nRT। ये फॉर्मूला आपने सुना होगा, प्रेशर इंटू वॉल्यूम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर, वेयर टेम्परेचर इज इन केल्विन। और यहां सर प्रेशर इज इन पास्कल, V इज इन मीटर, R के लिए 8.3, और हाँ सर N इज द मोल्स। ठीक है भाई, ये बात हम समझते हैं, ये फॉर्मूला अपन जानते हैं। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस हो तो टेम्परेचर कांस्टेंट, फॉर फिक्स वैल्यू ऑफ गैस R कांस्टेंट, N कांस्टेंट, फॉर आइसोथर्मल न्यूटन साहब ने बोला कि PV बराबर कांस्टेंट होता है। केमिस्ट्री वाले सर जैसा लग रहा हूंगा मैं, ये बोला होगा उन्होंने, PV बराबर कांस्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके सर, बात तो समझ आ रही है सर कि आइसोथर्मल प्रोसेस है। ओके, अब क्या करें, अब क्या करें, कुछ मत करो, आगे सुनो, बढ़ते चलो, चलते चलो। PV बराबर कांस्टेंट, ठीक है। अब सोचो अगर मैं इस रिलेशन को डिफरेंशिएट करूं, तो जब गैस आगे चल रही है, यानी कि साउंड आगे चल रही है, तो प्रेशर और वॉल्यूम तो चेंज हो रहे हैं, ये वॉल्यूम ऐसे कम ज्यादा हो रहा है तो प्रेशर भी चेंज हो रहा है, P और V तो दोनों चेंज हो रहे हैं। ठीक सर, ओके, तो PV बराबर कांस्टेंट, इस रिलेशन को डिफरेंशिएट करो। अगर डिफरेंशिएट करोगे तो पहले P को रखो कांस्टेंट और V को करो डिफरेंशिएट तो dV, फिर P को करो डिफरेंशिएट तो dP और V को रखो सेम, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ओ हो। अब देख, क्या यहां पर लिख सकते हैं P इक्वल टू माइनस V dP बाई dV? और हाँ, तो गैस के लिए माइनस V dP बाई dV क्या प्रेशर के बराबर है? अरे पर बाई डेफिनेशन ये तो बल्क मॉडुलस के भी बराबर है। और हाँ, मतलब अगर गैस में आइसोथर्मल प्रोसेस मान लो, अगर गैस में आइसोथर्मल प्रोसेस मान लो तो बल्क मॉडुलस और प्रेशर बराबर होता है। और हाँ सर, अगर फिर से सुने, अगर गैस में गैस में साउंड की वेव की चर्चा कर रहे हैं अपन, उसमें वेव वेलोसिटी की चर्चा कर रहे हैं अपन, बोलो समझ आ रहा है? हाँ, तो गैस में अगर हम, यानी कि एटमॉस्फेयर में अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस मान लें, जो न्यूटन साहब ने बोला, जो लॉजिकली लग भी रहा था कि भाई अगर आप आइसोथर्मल प्रोसेस मान लो तो PV बराबर कांस्टेंट, तो पता पड़ा कि बल्क मॉडुलस और प्रेशर दोनों बराबर हो गए। ओके, यानी कि ध्यान से समझो, क्या V की वैल्यू हुई अंडर रूट बीटा बाई रो की जगह अंडर रूट P बाई रो। और हाँ सर, अंडर रूट P बाई रो। अब समझ आया फॉर्मूला कैसे लिखा गया? तो न्यूटन साहब ने अपना फॉर्मूला बोला अंडर रूट P बाई रो।
अंडर रूट पी बाई रो। न्यूटन साहब के हिसाब से वेव की वेलोसिटी साउंड की गैस में हुई अंडर रूट पी बाई रो, वेयर पी इज द प्रेशर एंड रो इज द डेंसिटी, नॉर्मल प्रेशर नॉर्मल डेंसिटी, ये वेलोसिटी होगी साहब। ठीक साहब। किसी ने बोला क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, पीवी इक्वल टू एनआरटी? हाँ लिख सकते हो। सोचो क्या P इंटू वॉल्यूम, क्या N को लिख सकते हैं, याद करो, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू R इंटू टी। अरे हाँ, मोल्स क्या होते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अरे हाँ बिल्कुल सही। क्या इसको लिख सकते हैं m बाई वी इंटू आर टी बाई एम? क्या m बाई वी इज डेंसिटी, तो क्या P इक्वल टू रो आर टी बाई एम? क्या PV इक्वल टू एनआरटी को ऐसे भी लिख सकते हैं? हाँ, तो क्या इसको ध्यान से देखो तो ऐसे लिख सकते हैं P बाई रो इक्वल टू आर टी बाई एम। और हाँ सर बिल्कुल सही सर। तो अंडर रूट बीटा बाई रो को लिख सकते हैं अंडर रूट पी बाई रो, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बीटा और पी आ गए सेम। कैसे आए आपको समझा दिया। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। हाँ सर बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अरे पर क्या P बाई रो को, अरे पर क्या P बाई रो को लिख सकते हैं RT बाई एम? तो क्या न्यूटन के फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। सही बात है सर, ऐसे लिख सकते हैं। यह कहानी हमें न्यूटन साहब ने समझाई और हमें समझ भी आई। अच्छा ठीक है, ओके। अब क्या हुआ, कहानी को समझना। न्यूटन साहब की सम्मान अपने को करना पड़ेगा, भाई साहब बहुत सीनियर साइंटिस्ट थे। ओके सर, बात समझ में आती है। ठीक है सर, अब क्या करें, ध्यान से सुने। अब क्या हुआ कि किसी ने सोचा कि यार जब न्यूटन साहब ने फॉर्मूला दिया तो क्यों ना इसको एयर पे टेस्ट कर लूं, क्योंकि एयर का प्रेशर तो मुझे पता है 1.01 10 to the power 5 पास्कल, 1 atm जिसे आप बोलते हो, और मुझे एयर की डेंसिटी भी लगभग पता है 1.293, और प्रैक्टिकली मैं साउंड की रफ्तार भी उसमें जानता हूं एयर में। तो मैंने टेस्ट कर लिया टकरा के आने में कितना टाइम लगा, तो कितनी दूरी थी, इको होती है ना, उससे सिंपल निकाल सकते हैं, तो निकाल ली। ठीक, अब हमने वेलोसिटी ऑफ वेव बाय न्यूटन्स फॉर्मूला निकाला। कैसे निकालेंगे, अंडर रूट पी बाई रो, पी कितना 1.01 इंटू 10 to the power 5 अपॉन रो 1.293। ये हम जानते हैं, आप ऐसा समझो, कोई डेटा रटने की जरूरत नहीं, समझे। हमने जब इसे सॉल्व करा तो हमने पाया कि वेलोसिटी ऑफ वेव बाय न्यूटन्स फॉर्मूला सॉल्व करोगे तो ये आएगा 279.48 थ्योरेटिकल। न्यूटन साहब ने जो रफ्तार बोली थी वो उनके हिसाब से साउंड की रफ्तार 279.48 होनी चाहिए, पर एक्चुअल में होती ये है, न्यूटन साहब पास में तो थे, जो रियल आंसर है, रियल आंसर जो साउंड का होता है 330, 331, 332 ऐसे होती है वेलोसिटी ऑफ साउंड एयर में। पर जो न्यूटन साहब के फॉर्मूले से आ रहा था वो 280 आ रहा था। ये तो 50 का अंतर है, बड़ा अंतर है। मतलब जो न्यूटन साहब कह रहे थे वो पूर्ण रूप से सही नहीं था, क्योंकि प्रैक्टिकल आंसर और थ्योरेटिकल आंसर मैच नहीं हो रहे थे। अब न्यूटन साहब के कॉन्सेप्ट पर शक खड़ा हो गया। अब न्यूटन साहब के कॉन्सेप्ट पर शक खड़ा हो गया कि न्यूटन साहब ने जो कहा था कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि न्यूटन साहब का जो थ्योरेटिकल फॉर्मूला आ रहा है और जो एक्चुअल फॉर्मूला है इनमें अंतर आ रहा है। बात समझ आ रही है सर? एक्चुअल ये था, थ्योरेटिकल ये आया। तो बाद में एक अच्छे साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसको करेक्ट करा, उनका नाम था लैप्लास। क्या था? लैप्लास। पर क्योंकि न्यूटन डायरेक्ट लैप्लास इसलिए नहीं पढ़ाते क्योंकि न्यूटन साहब बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और उनका भी योगदान था, वही तो समझा पाए कुछ बेसिक बातों को, पर वो 100% सही नहीं थे। उनको किसी ने करेक्ट करा थोड़ा सा उनके फॉर्मूले को, जिसे कहते हैं लैप्लास करेक्शन।
क्या कहते हैं? लैप्लास करेक्शन। तो रियल फॉर्मूला न्यूटन का ना होकर पर न्यूटन से समझा जाता है कि कहानी कैसे सोची गई। न्यूटन के बाद एक साइंटिस्ट आए जिन्हें बोला गया लैप्लास करेक्शन। वो कैसे आया उसे सुने, वो रियल फॉर्मूला आएगा थोड़ा सा चेंज करने पर, वो रियल फॉर्मूला आएगा थोड़ा सा चेंज करने पर, इसलिए उसको समझने का प्रयास करते हैं। पहले इसे उतार लेते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ओके सर। यहां तक बात समझ आई सर? अच्छा भी लगा सर, बढ़िया भी लगा सर, मजा भी आ रहा है सर। ठीक भाई, चलते हैं भाई, चलते हैं भाई। न्यूटन साहब की बात कुछ मैच नहीं करी, थ्योरेटिकली जो उन्होंने आंसर निकाला था और जो प्रैक्टिकल आंसर था उसमें अंतर था। ठीक भाई। लैप्लास करेक्शन, लैप्लास साहब ने क्या कहा सुने। उन्होंने कहा, न्यूटन साहब ने बोला था कि प्रोसेस आइसोथर्मल होता है। लैप्लास साहब ने कहा कि कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, जब साउंड ट्रैवल करती है तो इतनी जल्दी जल्दी होता है कि हीट का एक्सचेंज होना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। उन्होंने क्या कहा कि फॉर्मेशन ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन इज सो फास्ट दैट वी कैन consider it as एडियाबैटिक प्रोसेस। उन्होंने बोला कि न्यूटन साहब से मैं एक ही बात पे इत्तेफाक नहीं रखता, उनके प्रोसीजर को मैं सही मानता हूं, पर इत्तेफाक इस बात से नहीं रखता कि क्या कि फॉर्मेशन ऑफ कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन यानी कि ट्रेवलिंग ऑफ साउंड इन एयर इज अ एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, अब एडियाबैटिक प्रोसेस अगर आप कभी सुना हो तो पीवी की पावर जिसमें कोई हीट एक्सचेंज नहीं होती, नो हीट एक्सचेंज, ये भैया केमिस्ट्री का ज्ञान है जो पढ़ चुके हो, मुझे बताया गया है आप पढ़ चुके हो, और फिजिक्स में ये अपन पढ़ेंगे हीट वाले चैप्टर में, पर मैं ये मानता हूं कि आप इस बेसिक बात को पढ़ चुके हो तो उसी को यहां पर यूज ले रहा हूं। ओके सर, तो जब हीट एक्सचेंज नहीं होती तो जो इक्वेशन वैलिड होती है वो होती है पीवी की पावर गामा, पीवी की पावर गामा, और गामा आप जानते हैं होता है Cp बाय Cv, मोलर हीट कैपेसिटी। मैं हीट कैपेसिटी नहीं पढ़ा रहा हूं अभी, मान रहा हूं तुम्हें आता है। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। जब मैं हीट पढ़ाऊंगा तो ये पढ़ाऊंगा, और सही बताऊं तो हीट केमिस्ट्री में ज्यादा पढ़ाई जाती है, और हाँ हम भी पढ़ाएंगे पर दिल के साथ। ओके, ये है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। किसी भी गैस के जब दो प्रोसेस अपनाए जाते हैं तो जो उनकी मोलर हीट कैपेसिटी होती है यानी कि हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड बाय कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस इज नोन एज Cp, एंड Cv इज जब कितनी हीट चाहिए जब उस गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाया जाए 1 मोल का कांस्टेंट वॉल्यूम पर। उन दोनों का रेशो कहलाता है किसी भी गैस के लिए गामा। याद हो तो ये मोनोएटॉमिक गैस डायटोमिक गैस के लिए अलग अलग होता है, अभी उस पर अपन नहीं जा रहे हैं। पर क्या ये इक्वेशन हम जानते हैं? किसी भी एक पर्टिकुलर गैस के लिए ये गामा फिक्स्ड है। अच्छा, और पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट इज अ एडियाबैटिक प्रोसेस इक्वेशन। तो ये भाई पुराना ज्ञान है, पुराना मतलब दूसरे चैप्टर का। डिफरेंशिएट करो, पहले पी को करो तो डीपी इंटू वी की पावर गामा, अब v को करो तो गामा v गामा -1 dv इंटू पी इक्वल टू 0।
ये समझ में आया मैंने क्या करा? मैंने डिफरेंशिएट करा, पहले p को डिफरेंशिएट, v को कांस्टेंट, फिर v को डिफरेंशिएट, p को कांस्टेंट। क्या ये कहानी समझ आई? हाँ सर। v की पावर गामा -1 कॉमन होकर 0 में चला गया तो बच गया v dp प्लस गामा PdV। यस और नो? अरे हाँ सर। तो ध्यान से देखो, गामा P इक्वल टू माइनस वी डी पी बाई डी वी। अरे ये V माइनस वी डी पी बाई डी वी तो बल्क मॉडुलस होता है। यानी कि अगर मैं गैस में आइसोथर्मल की बजाय एडियाबैटिक प्रोसेस मान लूं तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू गामा पी आएगी, वेयर गामा इज Cp बाई Cv एंड P इज pressure. Therefore formula for wave will be अंडर रूट गामा P बाई रो, और P बाई रो को लिख सकते हैं RT बाई M। ये हैं रियल फॉर्मूले ऑफ वेव, साउंड वेव इन गैस। गामा P बाई रो और अंडर रूट गामा RT बाई M। न्यूटन के फॉर्मूले थोड़े गलत थे, उनमें गामा और जुड़ना चाहिए। जब एयर के लिए गामा की वैल्यू अपने को पता होती है 1.4 समथिंग 1.23 समथिंग होती है, उसको जब रखा गया और सॉल्व करा गया तो पता पड़ा गामा की वैल्यू 1.42 किसके लिए? एयर के लिए। जब ये वैल्यूज वास्तविकता में रखी गई अंडर रूट गामा P बाई रो तो आंसर आया 333 विच इज क्लोज टू एक्चुअल। जब ये वैल्यू यहां रखोगे ना, जब ये रखोगे यहां पे तो ये वैल्यू 333 आएगी। मतलब गामा की वैल्यू क्या रख दें 1.42, पी की वैल्यू क्या रख लें 1.01 10 to the power 5 अपॉन 1.293, तो ये अप्रोक्सीमेटली 333 के आसपास आता है विच इज क्लोज टू 331.3। यानी कि जो एक्चुअल है और जो थ्योरेटिकल आया लैप्लास के हिसाब से, ये दोनों मैच कर गए। मतलब हमें जीवन में न्यूटन का फॉर्मूला याद रखना है इसके लिए या लैप्लास का याद रखना है? याद रखना है लैप्लास का, और वो फॉर्मूला है अंडर रूट गामा P बाई रो या फिर अंडर रूट गामा RT बाई M। जो भी डेटा दे रखा हो उसके हिसाब से फॉर्मूला लगा लीजिए और आंसर निकाल लीजिए। फॉर्मूला लगा लीजिए और आंसर निकाल लीजिए। जैसे मुझे याद है आपको याद होना चाहिए। शर्माने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते रहिए, काम करते रहिए। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, मजा भी आया सर, ठीक है सर। चलो भाई समझ आ गया। वी एस इक्वल टू अंडर रूट गामा P बाई रो इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा RT बाई M। हाँ सर, सही सा लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर। चलो भाई, अच्छा लग रहा है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, क्या फॉर्मूले उतार लिए? क्या मैच भी कर गए एक्चुअल से? यानी कि फॉर्मूले याद रखने अंडर रूट गामा P बाई रो। इसलिए अगर आपको वो हीट के आते होंगे तो ये सब आप कर पाओगे। गैस की बेसिक ज्ञान होना चाहिए, तभी ये वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस निकाल पाओगे, है ना? प्रेशर, रो, गामा RT बाई M, R की वैल्यू पता होनी चाहिए 8.3 के आसपास। T की वैल्यू केल्विन में रखते हैं, पता होगा। M मॉलिक्यूलर वेट है, ध्यान से देख। M की वैल्यू जैसे मान लो ऑक्सीजन है तो 32 ग्राम पर मोल, है ना? तो 32 ग्राम होता है वो। तो ग्राम को किस में कन्वर्ट करेंगे? केजी में। याद रखना, M को रखते हुए गड़बड़ कर देते हैं कई बार बच्चे, है ना? हाँ सर। तो M किस में रखेंगे? ग्राम पर मोल की केजी। जो अपन लिखते हैं 32 ग्राम, जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का क्या होता है M 32 ग्राम पर मोल। पर हमें जो यहाँ पे रखना होगा वो M किस में रखना होगा? केजी पर मोल में, है ना? तो ये 32 की जगह 32 × 10⁻³ केजी पर मोल रखेंगे। अरे हाँ, ओके, अरे हाँ सर, सही बात है सर।
है ना, छोटी बात पर ध्यान रखना है। छोटे छोटे सवाल आते हैं, बेसिक फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, आपको बात समझ में आनी चाहिए, आपको बात समझ में आनी चाहिए। अरे हाँ ना तो बोल दो, अरे सोच लो, अरे गारंटीड। हाँ सर, हाँ सर, सही सा लग रहा है, बढ़िया सा लग रहा है, ओके सर, चलो तो। हो, ये तो अपन जानते हैं, V इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड, P इक्वल टू R 8.314 मोलिकुलर वेट इन kg पर मोल, T टेम्परेचर ऑफ गैस इन केल्विन। ये बात हमें या ये बातें याद होनी चाहिए भैया। ऐसे रखते हैं मोलिकुलर वेट ऑफ गैस इन kg पर मोल, और टेम्परेचर किसमें रखते हैं, केल्विन में। अगर ये फॉर्मूला यूज लेना है या फिर अंडर रूट गामा P बाई रो से भी काम चला सकते हो। ध्यान रखना एकदम अच्छे से। जैसे मान लीजिए मैं कुछ भी सवाल दे दूंगा आपको कि भाई बताओ नाइट्रोजन गैस का 27 डिग्री पर क्या वेलोसिटी होगी। नाइट्रोजन गैस M पता है, R पता है, 27 डिग्री मतलब 300 केल्विन। गामा डाई एटॉमिक गैस, याद है डायटोमिक गैस का गामा क्या होता है, 7/5, 1.4। नहीं याद है तो देखो पीछे, ये उस वाले चैप्टर से। अरे हाँ सर, तो रख दो, आंसर आ जाएगा। कर सकते हो कि नहीं कर सकते? क्या ऐसे सवाल मैं बहुत सारे पूछ सकता हूं? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, अरे सोच लो। हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो। अरे मैं सही कहता हूं, तुम सुनते नहीं हो। पहले बता, जो मैं बोला क्या चमका? हाँ सर, हाँ सर, अच्छा सा लग रहा है सर, सही सा लग रहा है सर, अब बढ़िया सा लग रहा है सर। ओके, तो ध्यान रखना, इसको होमवर्क लिख लो, खुद करना भाई। चलो भाई, खुद करना, फॉर्मूले में रखना है। याद रखो, N2 का मॉलिक्यूलर वेट, M2 का मॉलिक्यूलर वेट 28 ग्राम पर मोल, यानी कि 28 × 10⁻³ ग्राम kg पर मोल। ऐसे रखना फॉर्मूले में और अब निकाल लेना। अगर ऐसे कोई भी सवाल आएंगे, क्या आप कर सकते हो? हीलियम का पूछ लूं, क्या हीलियम मोनो एटॉमिक है, यानी कि 5/3। अरे हाँ सर, क्या ऐसे सवाल आएंगे, कर लोगे? फॉर्मूला बेस्ड हैं, गड़बड़ नहीं करनी। कहां गड़बड़ करते हो बता दिया हो। अब छोटे छोटे सवाल खूब सारे कर लो, आपको डीपी वर्कशीट में बहुत सारे मिलेंगे। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है, मौज मारने की जरूरत है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। आगे क्या करें सर? आगे पढ़ते चलो, बढ़ते चलो। ओके चलो भाई, बताइए 300 केल्विन पे O2 का क्या वेलोसिटी होगी, तुम बता सकते हो? बताओ बताओ, ऑक्सीजन की 300 केल्विन पे लगभग क्या वेलोसिटी होगी, तुम बता सकते हो? गड़बड़ मत करना, कर सकते हो तुम लोग। सर ने बताया फॉर्मूला होता है √γ/T/m। O2 डायटोमिक है, यानी कि इसका गामा होगा 1.4, यानी कि 1.4 × 8.312 × 300 बटे ऑक्सीजन 16 का डबल 32 × 10⁻³ 32 ग्राम पर मोल। क्या मेरी बात कुछ कुछ समझ आ रही है? अरे हाँ ना बोलो, अरे सोच लो। अब देखो, लगभग लगभग देखते हैं, अच्छे से देखो, देखो ध्यान से। 8.3 × 1.4, लगभग लगभग सोचो, ध्यान से समझना। 8.3 × 1.4 तुम्हें करके बताता हूं, देखो, वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 8.3 × 1.4 इज अप्रॉक्सीमेटली 11.62। 11.62 सही कर रहा हूं ना? हाँ हाँ, सही से लग रहा है। 11.62, ओके। 11.62 इंटू लगभग लगभग 300, तो 3486। ये 10⁻³ 10⁵ हो गया ऊपर। तो अपन एक काम करते हैं, इसको
3 से मल्टीप्लाई करते हैं 34.86, तो रूट ऑफ, कुछ गड़बड़ करी क्या मैंने, कुछ गड़बड़ करी, रुक जाओ एक मिनट, 1.4 इंटू 8.312 is 11.362 divided into 3, 34.9 into 10 to the power 5 अपॉन 32, लगभग। तो इसको एक काम करो 349 कर लो, 349 इंटू 10 टू द पावर 4 अपॉन 32, तो 349 डिवाइड बाई 3, 111 रूट 111.33 इंटू 100। ओके, बोलो समझ आ रहा है क्या? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। सब सही कर रहा हूं ना मैं, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा? नहीं, कहीं कुछ तो गड़बड़ करी मैंने, नहीं, हाँ गड़बड़ तो करी। 349 डिवाइड बाई 32, 10.9, ये रूट 10.9 है। अब देखिए अप्रोक्सीमेटली 10.9 किसका रूट होगा? 3 से ज़्यादा का होगा, क्योंकि 3 का रूट स्क्वायर 9 और 4 का 16, तो ये 3 के आसपास होगा, 3.1 3 पॉइंट ऐसे समथिंग, 330। समझ में आया कैसे आया आंसर? 3.33 लगभग 10 होता है। अरे हाँ, तो ये आंसर आ गया। बोला आया कि नहीं आया? आ गया। वो तो कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी, अप्रोक्सीमेटली आपको इतनी कैलकुलेशन आनी चाहिए। हालांकि इसको निकालने का एक छोटा तरीका भी होता है, जैसे कैलकुलेशन करने में कैलकुलेटर का यूज करना पड़ा ना, पर फिर भी ऐसा सवाल आ जाता है, तो उसको करने का एक तरीका होता है, अभी तुम्हें समझ में आएगा। पहले बताओ क्या ये बात समझ आई है? अरे आई है कि नहीं आई है? अरे बता दो भाई, आई है कि नहीं आई है? अरे सोच लो, अरे पक्का? हाँ सर, समझ तो आई है सर, अच्छा भी लग रहा है सर, मजा भी आ रहा है सर। ठीक भाई, मजा आ रहा है तो ध्यान से सुनो, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये तो वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री इज v0, देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ साउंड एट t डिग्री सेंटीग्रेड। एक्चुअली इसको जैसे मैंने आपको बोला ना कि 0 डिग्री पर, अगर मान लो 0 डिग्री पे आपको वेलोसिटी v0 दे रखी है, तो समझें पहले 0 डिग्री का मतलब क्या 273 केल्विन? अरे हाँ ठीक है, अब समझना, क्या वेलोसिटी ऑफ साउंड को लिखा जाएगा अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाई एम। अब v0 की वैल्यू है अंडर रूट गामा आर 273 बाई एम। ठीक है, अगर मैं किसी भी t डिग्री टेम्परेचर पे लेना चाहता हूं, 2 डिग्री 5 डिग्री 10 डिग्री 20 डिग्री 50 डिग्री, ओके 50 डिग्री नहीं, मान लो 30 डिग्री से कम, ऐसा क्यों समझ में आएगा अभी। तो जो टेम्परेचर रखा जाएगा वो क्या रखा जाएगा? t प्लस 273, तो क्या लिखा जाएगा? अंडर रूट गामा आर, टेम्परेचर लिखा जाएगा t प्लस 273 बाई एम। ठीक, अब समझना, ये 1 ये 2, अगर 1 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 को डिवाइडेड बाई 1 करो, तो देखो वेलोसिटी ऑफ साउंड एट टी टेम्परेचर अपॉन वेलोसिटी ऑफ टाइम एट 0 डिग्री टेम्परेचर। इसको ऐसे लिख लो चाहो तो, वेलोसिटी ऑफ साउंड एट टी डिग्री। ठीक, तो देखो इन दोनों को अगर डिवाइड करोगे तो अंडर रूट गामा आर बाई एम, अंडर रूट गामा आर बाई एम गायब हो जाएगा, ऊपर बचेगा रूट टी प्लस 273 और नीचे बचेगा 273, दैट इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी बाई 273। हाँ, अब थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक सुने, अगर t सोच 30 डिग्री से कम है तो ये टर्म हो गई 30 बाई 273 से कम, यानी कि ये टर्म हो गई स्मॉल। अगर स्मॉल हो तो 1 प्लस एक्स की पावर n को लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स, ये पहले भी बता चुका हूं, इफ x इज स्मॉल। अरे हाँ सर, 1 प्लस एक्स की पावर n को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस एन एक्स। कब? जब x स्मॉल हो। यहां पे ये t बाई 273 छोटा हो गया, क्यों? क्योंकि t को 30 से कम रखा है। अरे हाँ सर, तो क्या इसे लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस, इसकी पावर हाफ है तो 1 बाई 2 t 273,
इज वी टी बाई वी नॉट, यानी कि वी टी इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस टी बाई 276। ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब t डिग्री में हो, t इज इन डिग्री, t इज इन डिग्री and v naught is velocity at 0 degree centigrade and t is less than 30 डिग्री, लगभग मतलब t बाई 273, मैंने कुछ गड़बड़ करा है एक्चुअली, ये 276 नहीं, ये 273 का डबल यानी कि 546, हाँ 546। तो ये आ गया वी टी इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस टी बाई 546 एंड टी लेस देन 30 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड टी लेस देन 30 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या ये बात समझ आई? ये स्पेशल केस है, काम आ सकता है कभी कभी कि एयर का टेम्परेचर बता दो, अगर 0 डिग्री पे इतना है तो बताओ 20 पे क्या होगा, तो डायरेक्ट ये लगा लेना। नॉर्मल प्रोसेस से करोगे कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। ये थोड़ी शॉर्ट ट्रिक है उन पर्टिकुलर सवालों के लिए जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अरे हाँ सर, बात तो आपकी समझ आ रही है, मजा भी आ रहा है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या कर रहे हैं सर? आगे बढ़ो, बढ़ते चलो, चलते चलो, उतार लो, देखो। अरे हाँ सही सर, सही जा रहा है सर। वेलोसिटी ऑफ साउंड समझ में आ रही है सर। एयर में, गैस में, रूट, पहले न्यूटन फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला रूट बीटा बाई रो, उससे आया न्यूटन फॉर्मूला, उसमें करेक्शन कराया लैप्लास, फिर उसमें और अपन एक शॉर्ट ट्रिक लगा ली। और हाँ, और कैसे फॉर्मूला लगाते हैं हमें बात समझ आ गई। कैसे फॉर्मूला लगाते हैं बात हमें समझ आ गई। अरे आई कि नहीं आई? आई सर, बिल्कुल आई, 110% आई। तो बताओ आ गया? ओके, तो वेलोसिटी साउंड रूट गामा टी बाई एम। ओ हो, बोलो आ गया क्या? अरे सोच लो। ओके, अब 3 पैरामीटर पढ़ते हैं कि साउंड की रफ्तार किस किस को इंपैक्ट डालती है, किस किस को इंपैक्ट डालती है। मतलब टेम्परेचर चेंज करो तो रफ्तार का क्या होगा साउंड का। ओके, प्रेशर बढ़ाओ घटाओ तो क्या होगा, डेंसिटी बढ़ाओ घटाओ तो क्या होगा, है ना। उस पर बात करते हैं। गर्म हवा हो गई तो क्या होगा, ह्यूमिडिटी हो गई तो क्या होगा। उन इफेक्ट को पढ़ते हैं और दिमाग में याद भी रखते हैं। तो इफेक्ट ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड। ओके, सबसे पहला पैरामीटर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। चलो खुद बताओ, अगर एक गैस है, खुद बताओ यहां से देख के, अगर एक गैस है, हमारे फॉर्मूले ऐसे थे, या तो ये या फिर गामा पी बाई रो, ठीक। अब तुम देख के बताओ कि अगर मैं टेम्परेचर चेंज करूं, क्या साउंड की रफ्तार चेंज होगी एक पर्टिकुलर गैस के लिए। पर्टिकुलर गैस है तो गामा फिक्स, आर फिक्स, एम फिक्स। इफ यू विल चेंज टेम्परेचर, इफ यू विल चेंज टेम्परेचर, इफ यू विल चेंज टेम्परेचर, बताओ क्या वेलोसिटी ऑफ साउंड चेंज होगी। अगर मैं गैस का टेम्परेचर बढ़ा दूं, क्या वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ जाएगी? हाँ सर, डायरेक्ट दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। ओके, तो 3 इफेक्ट अपन देखेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर और इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। इन तीनों को देखना है। सबसे पहला किसका देखेंगे? टेम्परेचर का। किसका देखेंगे? तो हम इफेक्ट 3 चीजों के देखेंगे कि टेम्परेचर बदलने पर क्या होता है, प्रेशर बदलने पर क्या होता है और ह्यूमिडिटी बदलने पर क्या होता है। ओके सर, बात समझ आई सर? ठीक है सर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, हम जानते हैं कि भाई इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी।
कभी अब अगर कंपेयर कर लें कि दो टेम्परेचर पर साउंड का क्या कंपैरिजन होगा, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो, वेलोसिटी एट टेम्परेचर T1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ टेम्परेचर T2 इक्वल टू √T1 बाई √T2। कभी रेशो पूछ ले तो आपको आना चाहिए कि बताइए हीलियम की, एक सवाल ऐसे पूछ लूं कि बताओ हीलियम गैस का 300 केल्विन पर और 600 केल्विन पर वेलोसिटी S1 S2 है, क्या रेशो होगा? क्या बता सकते हो? डायरेक्ट √300 बटे √600 यानी कि √1/2। और हाँ सर, डायरेक्ट आंसर आ गया। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और उसके बेसिक से सवाल हमें समझ में आने चाहिए, हमें समझ में आने चाहिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, मौज भी आई सर। अब क्या करें सर? आगे बढ़ो, बढ़ते चलो, अब देखो प्रेशर का इफेक्ट। चलो तुम बताओ, तुम बताओ इफेक्ट ऑफ प्रेशर का मतलब? टेम्परेचर remains constant। अब बताओ, अगर मैं प्रेशर चेंज करूं गैस का, तो बताओ क्या होगा साउंड की रफ्तार पर? अगर मैं गैस का प्रेशर चेंज करूं पर टेम्परेचर सेम रखूं, पर टेम्परेचर सेम रखूं, ओके, तो बताओ क्या होगा साउंड का? बताओ क्या होगा? समझे? Velocity of sound does not vary on varying the pressure or density of the medium if the temperature is kept constant। क्यों? अगर सोच आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा तो इस फॉर्मूले में तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा ना, तो वेलोसिटी कैसे चेंज हो सकती है? पर सर मैं तो प्रेशर चेंज कर रहा हूं। तो जब प्रेशर चेंज करेगा ना तो ऑटोमेटिकली कौन चेंज हो जाएगी? when we change pressure but T remains same, density adjusts such that P by rho is equals to constant। मतलब प्रेशर को चेंज करोगे तो रो भी चेंज हो जाएगा, और इस तरीके से चेंज होगा कि P बाई रो कांस्टेंट रहेगा, तभी तो RT बाई M कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि T कांस्टेंट है। मतलब प्रेशर या डेंसिटी चेंज करने पर, प्रेशर या डेंसिटी चेंज करने पर, अगर प्रेशर चेंज करो और टेम्परेचर कांस्टेंट रखो तब भी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। डेंसिटी चेंज करो तो प्रेशर चेंज हो जाएगा। अरे हाँ सर, तो T सेम है, क्योंकि T सेम है तो इसका कोई इफेक्ट नहीं आता, इसका कोई इफेक्ट नहीं आता। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी व्हेन T इक्वल टू कांस्टेंट। ये बात समझ में आनी चाहिए, लॉजिकली क्लियर भी होनी चाहिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अरे हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बात तो आप बिल्कुल मौज वाली कह रहे हो। ओके सर, बोलो समझ आई क्या बात? तो प्रेशर और इनडायरेक्टली डेंसिटी दोनों का अपन वेरिएशन समझ गए। अगर टेम्परेचर सेम रखो तो इनके वेरी करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वेलोसिटी ऑफ साउंड वो ही रहेगी। ओ हो, बात तो आपकी समझ आई, बात तो आपकी समझ आई। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, मजा आया सर। आगे चलो, अब कौन सा वेरिएशन? मान लो दो तरह की एयर है, एक ड्राई एयर मतलब गर्मी वाली, गर्मी में जो एयर होती, और एक बारिश वाली ह्यूमिड एयर। प्रेशर दोनों में सेम है, 1 atm 1 atm, बिल्कुल सही। पर अगर एक गैस, दो गैस अलग अलग हो गई ना, ये तो एक ड्राई एयर और एक ह्यूमिड एयर। ओके सर, अलग अलग गैस हो गई, एक ड्राई एयर और एक ह्यूमिड एयर। ओके सर, प्रेशर सेम रख दिया, प्रेशर तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 atm, वो थोड़ी चेंज हो रहा है। तो बताओ क्या होगा? तो बताओ क्या होगा?
पहले मुझे बताओ कौन सी एयर की डेंसिटी ज्यादा होगी, डेंसिटी ऑफ ह्यूमिड एयर एंड डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर। लॉजिकली बताओ किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, बोलो, ह्यूमिड एयर की कि ड्राई एयर की, बोलो। उससे फिर सोचना, P कांस्टेंट है, फिर इस फॉर्मूले से सोचना कि V इक्वल टू अंडर रूट गामा P बाई रो, अंडर रूट गामा P बाई रो। बोलो किसकी डेंसिटी ज्यादा है, ह्यूमिड एयर की कि ड्राई एयर की। यहां बच्चे गलती कर देते हैं, ऐसा लगता है कि ड्राई एयर हल्की होगी और ह्यूमिड एयर भारी होगी, जबकि होता इसका बिल्कुल उल्टा है। ह्यूमिड एयर की डेंसिटी कम होती है ड्राई एयर से, ये प्रैक्टिकल सच्चाई है, याद रखनी है। जबकि लगता इसका उल्टा है, बारिश में हवा हैवी हो जाती होगी, नहीं, उल्टा होता है। एक्चुअली पता है क्या होता है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है ना बारिश की, वो जो ड्राई एयर में पार्टिकल्स होते हैं उनको अपने में एब्जॉर्ब करके नीचे बैठ जाती हैं, तो ह्यूमिड एयर ना हल्की हो जाती है डेंसिटी वाइज। लगता है इसका उल्टा है, पर होता ये जो मैं बता रहा हूं, जो बूंदे होती है ना बारिश की, वो ड्राई एयर के पार्टिकल्स को अपने साथ लेके नीचे बैठ जाती हैं। इसलिए डेंसिटी ऑफ ह्यूमिड एयर प्रैक्टिकली कम होती है ड्राई एयर से, याद रखना है। अब सोचो जिसकी डेंसिटी होगी कम उसकी वेलोसिटी होगी ज्यादा, यानी कि ह्यूमिड एयर में वेलोसिटी ज्यादा होती है ड्राई एयर से। ये याद रखने वाला सेक्शन है, याद रखो, डायरेक्ट आ सकता है, याद रखो, याद रखो, गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। पहले बता, जो मैं बोला क्या चमका, अरे हाँ ना तो बोलो, अरे सोच लो, अरे पक्का, हाँ सर, बात तो आपकी सही है, बात तो आपकी सही है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, अच्छा लग रहा है सर। ये पूरी कहानी थी वेलोसिटी ऑफ साउंड की एयर में, उसकी कहानी अपन ने पूरी सुन ली। बोलो क्लियर है? इफेक्ट देख लिया टेम्परेचर का, प्रेशर का, ह्यूमिडिटी का, और ये याद होना चाहिए टेम्परेचर का, अपने इसका प्रेशर का, ह्यूमिडिटी का, ये याद होना चाहिए। जैसे मुझे याद है कि प्रेशर से फर्क नहीं पड़ता, प्रेशर को चेंज करो तो डेंसिटी चेंज हो जाती है क्योंकि टेम्परेचर सेम रख रखा है, ओके। और ह्यूमिड एयर की डेंसिटी कम होती है ड्राई एयर से, जबकि लगता है इसका उल्टा है। ये भी आपको याद होना चाहिए, ये भी आपको याद होना चाहिए। एक छोटा सा सवाल एक और है, कर दो, कर सकते हो तुम लोग, सवाल पढ़ो, करो। मैं चुप रहूंगा 40 सेकंड तक एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कुछ नहीं बोलूंगा मैं, गले को आराम देता हूं। लास्ट 15 सेकेंड्स तुम कर सकते हो इस सवाल को, सही होना चाहिए, बहुत आसान सवाल है, गलत मत करना, जो पढ़ाया वो ही है, अभी जो लिखाया था उसी में से है। अरे बोलो भाई, कर पाए क्या? चलो, उसने बोला कि द कांस्टेंट गामा फॉर ऑक्सीजन एज वेल फॉर हाइड्रोजन इज 1.42। क्यों? क्योंकि O2 एंड H2 दोनों डायटोमिक है। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन इज 470 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल द स्पीड इन हाइड्रोजन एट द सेम टेम्परेचर? मतलब क्या सेम है? टेम्परेचर। फॉर्मूला होता है अंडर रूट गामा RT बाई M। तो वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज अंडर रूट ऑफ गामा RT is same, M is 32 into 10 to the power minus 3, okay, gamma is 1.4, velocity in H2 is under root of
अच्छा, ये वैल्यू आपको 470 दे रखी है। ओके सर, ये पहली इक्वेशन। वेलोसिटी ऑफ H2 1.4 इंटू आर इंटू टी, टी सेम है तो टी को रखे रखो। H2 मतलब 2 इंटू 10⁻³ सेकेंड इक्वेशन। अरे हाँ सर, क्यों ना 1 और 2 को डिवाइड कर दें या 2 और 1 को डिवाइड कर दें, 2 डिवाइड बाई 1 करें तो वेलोसिटी ऑफ H2 बाई 470। जब डिवाइड करोगे तो रूट 1.4 आर टी कट जाएगा, 10⁻³ भी कट जाएगा, बचेगा √32। हाँ सही कर रहा हूँ, हाँ √32/2 यानी कि √16 यानी कि 4, यानी कि वेलोसिटी ऑफ H2 इज 470 इंटू 4 यानी कि 7 4 जा 28, 4 4 जा 16, नहीं हाँ तो सही है। तो कितना आया 1880 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। ऐसे सवाल बहुत सारे आ सकते हैं, हाँ आ सकते हैं। आपको इनका बेसिक ज्ञान होना चाहिए, शर्माने की और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे हाँ ना तो बोलो, अरे सोच लो। हाँ सर, तो वेलोसिटी ऑफ H2 इक्वल टू 1880 मीटर पर सेकेंड। जो निकाला, जो पढ़ा वो बिल्कुल सही है। अरे हाँ सर, बात तो सर आप सही कह रहे हो। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अरे हाँ ना तो बोल दो, अरे सोच लो। हाँ सर, हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो। क्या समझ आ गई ये बात? तो अगर कभी भी वेलोसिटी ऑफ साउंड पूछ ली जाएगी, मैं इतनी बातें पढ़ चुका हूं, फॉर्मूला लगाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बात को अच्छे से देखूंगा, सवाल को, और आगे बढ़ जाऊंगा और मास्टर का पढ़ाया हुआ याद रखूंगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ओहो, ये भाई साउंड की वेलोसिटी की कहानी थी। किसकी कहानी थी? वेलोसिटी की। डिस्प्लेसमेंट वेव, प्रेशर वेव, डेंसिटी वेव, फिर वेलोसिटी ऑफ साउंड। अब बात करेंगे एनर्जी की। एनर्जी का फॉर्मूला याद करो, हम निकाल चुके हैं। वही फॉर्मूला यहां पे भी काम करता है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। याद करो तुम्हारे इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था। ध्यान से सुनना, 2π² a² f² ρv, वो यहाँ पे भी काम करता है। पर क्या साउंड के लिए a की जगह लिखेंगे, अगर अपन अपनी स्टैंडिंग वेव से चलें, s02 f², s0 याद है, a की जगह s0 आता है, f² डेंसिटी इंटू वेलोसिटी ऑफ साउंड। क्या वेलोसिटी ऑफ साउंड है √β/ρ। जनरली यहाँ पे प्रेशर वेव की बात होती है तो एक डेल्टा p0 भी हमें याद है, बीटा के s0 याद है कि भूल गए हो? तो इंटेंसिटी को जनरली, क्योंकि प्रेशर वेव से पढ़ा जाता है साउंड को, तो इंटेंसिटी के फॉर्मूले को डेल्टा पी के टर्म्स में लाने का प्रयास करते हैं। देखो, क्या S0 को लिख सकते हैं डेल्टा P0/बीटा के। ओके, सो इंटेंसिटी कैन बी रिटन एज 2π² डेल्टा P0 का स्क्वायर β² k² f² ρv। ओके, क्या अपन इसको k को लिख सकते हैं क्या? याद कर, k होता है ω/v। क्या ओमेगा को लिख सकते हैं 2πf/v? तो लिखो, छोटा सा फॉर्मूला आ जाएगा इसलिए बता रहा हूं। 2π² डेल्टा P0² β², k को लिखा तो 4π² f² ऊपर v² f² ρv। f² ने स्क्वायर को मार दिया, π² ने π² को मार दिया, 2 ने 2 को मार दिया, बचा कितना? डेल्टा P0² ρv³ β²। और हाँ, अब ध्यान से सुन, क्या वेलोसिटी इज √β/ρ। ओके, तो क्यों ना इसे ऐसे लिखें, डेल्टा 2 था, एक 2 बच रहा है, अरे हाँ, डेल्टा P0²/2 बीटा, और ये v³ और ये बच गया ये β/ρ। क्या β/ρ इज 1/v², तो इसने ये क्या है v² नीचे वाला, तो इसने इसको मार दिया। सही कर रहा हूं ना? √β/ρ। अरे हाँ सर, तो देखो
क्या है इंटेंसिटी का फॉर्मूला? इंटेंसिटी का फॉर्मूला आया डेल्टा पी नॉट स्क्वायर इंटू वी बाई 2 बीटा। अरे हाँ सर, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला साउंड के लिए आया वहीं से जो अपन ने पहले पढ़ा था, पर उसको अगर ऐसे रट लो तो कोई बुराई नहीं है। किसी भी एक मीडियम के लिए क्या वेलोसिटी ऑफ साउंड फिक्स है, क्या बीटा भी फिक्स है, बल्क मॉडुलस, तो अपन बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एम्पलीट्यूड के स्क्वायर। जैसे वहां बोलते थे इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, यहां पे बोलेंगे इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। और हाँ सर, तो अगर साउंड वेव में ये फॉर्मूला रट लो तो कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, अरे सोच लो, अरे हाँ सर, अरे बिल्कुल बढ़िया सर, क्लियर है सर। चलो भाई, ये बात समझ आ गई, उतार लो इसको। क्या इंटेंसिटी की बात जैसे पहले करी थी, इंटेंसिटी का फॉर्मूला वो का वही काम लेंगे, चेंज नहीं होगा। भले वहां के लिए प्रूव करा था, यहां पे भी काम करेगा, पर थोड़ा सा देखने का नजरिया होगा अलग। डेल्टा पी नॉट स्क्वायर वी बाई 2 बीटा फॉर अ पर्टिकुलर मीडियम V and beta is same, therefore we can say intensity directly proportional to pressure amplitude का स्क्वायर। ओके, ठीक है, ठीक है सर, बात समझ आई सर, मजा आया सर, बढ़िया लग रहा है सर। अरे आगे बढ़ जाऊं क्या? अरे सोच लो। अरे इंटेंसिटी की कहानी समझ आई क्या? अरे पक्का? अरे गारंटीड? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है सर। बोलो क्लियर? अरे पक्का? अरे हाँ ना बोलो भाई। अरे गारंटीड? हाँ सर, हाँ सर। चलो भाई, यहां तक अपने को क्लैरिटी है। स्ट्रिंग में पार्टिकल दूसरे को सारी एनर्जी ट्रांसफर कर देता है, इसलिए सभी पार्टिकल का एम्पलीट्यूड एक ही होता है। लेकिन लाइट एंड साउंड वेव्स में ऐसा नहीं होता। इस बात को अपन प्रेशर से बाद में समझेंगे। ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो। एक्चुअली क्या है, मैं आपको समझाता हूं। क्या है कि जो स्ट्रिंग में था ना, वो ये वाला पार्टिकल एक एक अपनी, ये एक पार्टिकल था, इधर एक पार्टिकल था, उसने पूरी एनर्जी इधर दे दी। पर लाइट और साउंड में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम 3D में ट्रैवल करते हैं। कैसे ट्रैवल करते हैं? 3D में। ये कहानी क्यों लिखी गई, इसको समझो। हम 3D में ट्रैवल करते हैं, ऐसे 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 ऐसे। अरे यस और नो? हाँ सर, अपन ऐसे 3D में ट्रैवल करते हैं। तो मान लो जो मेरी एनर्जी है, वो सोच मेरे आसपास 10 पार्टिकल है, तो मगर मैं सोर्स पार्टिकल हूं। जैसे मान लो स्ट्रिंग में मैं सोर्स पार्टिकल था, मैंने अपनी सारी एनर्जी अपने पास वाले को दे दी। पर अगर मैं 3D में फैलना है, तो अगर मैं सोर्स पार्टिकल हूं, अरे हाँ सर, अगर मैं सोर्स पार्टिकल हूं तो मैं अपनी सारी एनर्जी एक पार्टिकल को दूंगा कि अपने आसपास चिपके हुए सबको दूंगा? अरे हाँ, सबको दूंगा। तो मैंने अपनी एनर्जी ऐसे, मतलब मेरे से 10 चिपके हुए पार्टिकल, तो 10 को दे दी। फिर उन 10 में से एक को जो मिली वो एनर्जी कम हो गई ना, फिर उसने अपने आगे वाले को एक को दी कि बहुत सारों को दी? बहुत सारों को दी। तो एनर्जी, एक पार्टिकल अपनी एनर्जी बहुत सारे पार्टिकल को दे सकता है। तो जो रियल एनर्जी इस जगह होती है। अगर मैं पूछूं स्ट्रिंग में, एक स्ट्रिंग में जो एनर्जी यहां थी वो यहां पहुंची, पर साउंड में जो सोर्स यहां था उससे एनर्जी यहां जो पहुंची वो उतनी थी कि कम थी। क्यों? क्योंकि वो पूरी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गई ऐसे गोले में। याद करें, इंटेंसिटी पहले भी बता चुका हूं, वाली बात पहले समझा चुका हूं मैं, ये बात समझा चुका हूं मैं, गड़बड़ मत करना। हाँ सर, बताई तो थी सर, याद है क्या? पूरे गोले में अगर ये पी पावर सोर्स छोड़ रहा है तो याद करो ऐसे दो गोले पर पावर सेम होगी। ये पढ़ा चुका हूं, पर क्या अलग होगी? इंटेंसिटी विल बी डिफरेंट। अरे हाँ सर, कुछ याद आ रहा है कि भूल गए हो? इन दोनों स्फीयर्स पर एनर्जी सेम गिरती है, पावर सेम गिरती है। जो पढ़ा चुका हूं उसको दोबारा नहीं बोलूंगा, ये मैं पढ़ा चुका हूं।
अरे हाँ सर, पढ़ा तो चुके हो सर, आप इंटेंसिटी की फील एक बार पहले करा चुके हो। तो भैया इन दोनों स्फीयर पे क्या अलग अलग है? इंटेंसिटी, इस पे इंटेंसिटी अगर ये दूरी r1 है और ये r2 है तो याद करो यहां की इंटेंसिटी i1 है p अपॉन 4πr1 स्क्वायर और यहां की इंटेंसिटी है p अपॉन 4πr2 स्क्वायर। क्या टोटल पावर सेम है, पर क्या एरिया 4πr1 स्क्वायर है पहले स्फीयर का और दूसरे स्फीयर का 4πr2 स्क्वायर है। अरे हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अब सोचो, इसलिए बोला लाइट और साउंड में ऐसा नहीं होता कि अगर इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड a है तो इसका भी a है। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी यहां थी वो यहां थी। पर सोच, लाइट और साउंड में, अरे लाइट और साउंड में जब आप एनर्जी देते हो तो आपके इधर एनर्जी कुछ कम पहुंचती है, तो वहां पर इंटेंसिटी अगर कम हुई तो उसमें नाचने वाले पार्टिकल्स का प्रेशर एम्पलीट्यूड उतना होगा कि कम होगा? कम होगा। क्या होगा? कम होगा। अरे हां ना बोलना पड़ेगा। अरे सोच लो, क्या कम होगा? हां सर कम होगा। हां सर कम होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इसलिए ये बात बोली गई, स्ट्रिंग में एक पार्टिकल दूसरे को सारी एनर्जी ट्रांसफर कर देता है, इसलिए सभी पार्टिकल एम्पलीट्यूड ए ही होता है। लेकिन लाइट एंड साउंड वेव में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि दूर जाने पर एनर्जी सब तरफ फैलती है तो इंटेंसिटी कम होती जाती है, तो प्रेशर एम्पलीट्यूड भी कम होता जाएगा। इसलिए एम्पलीट्यूड सेम नहीं होता। हां सर, बात तो कुछ कुछ समझ आ रही है, मौज भी आ रही है। बोलो ये बात समझ आई क्या? अरे बोलो ये बात समझ आई क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, समझ तो आई सर। इसलिए सोर्स जब ऐसे लिखते हैं 3D में तो देखो क्या बोला जाता है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 स्क्वायर आर स्क्वायर। क्या अपन ऐसे लिखते थे, P अपॉन 4πr स्क्वायर, यानी कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। इसे कहते हैं पॉइंट सोर्स। अब दो तीन चीजें आएंगी, समझना उसको। इसे क्या कहते हैं? पॉइंट सोर्स। अगर पॉइंट सोर्स हो तो इंटेंसिटी ऐसे वेरी करती है और प्रेशर एम्पलीट्यूड ऐसे वेरी करेगा, अगर साउंड की बात करें तो। अरे हां सर, बात तो आप सही बोल रहे हो। अगर पॉइंट सोर्स हो, अगर कैसा सोर्स हो? पॉइंट सोर्स, जो मैंने आपको जैसे पहले कहानी पहले समझाई थी, तो इंटेंसिटी ऐसे वेरी करती है। स्ट्रिंग में ये लफड़ा नहीं था, साउंड में ऐसा लफड़ा होता है। ओके सर, बात समझ आई सर, क्लियर? ओके ठीक है, ये उतार लो, आगे बढ़ते हैं। सुने, छोटी छोटी बातें याद रखनी है। छोटी छोटी बातें याद रखनी है। ओके सर, समझ आया सर, अच्छा भी लगा सर। अब क्या करें सर? आगे बढ़ो, चलते चलो, सुनते चलो। ओके, ये सेकेंडरी वेवलेट छोड़ो, तुम्हें इससे भी कोई लेना देना नहीं है। अब देखो, मान लो कि आपका सोर्स इन्फिनिटी पे है, मतलब जैसे स्टार से रोशनी आ रही है। अब सोचो, जो रोशनी आ रही है वो ऐसे आ रही है, अपन बहुत दूर है। तो सोचो अगर आप बहुत दूर हो तो आपके लिए इस पॉइंट और इस पॉइंट पे बहुत दूर, मतलब समझ लो 2 पॉइंट लें, 10 करोड़ किलोमीटर एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट 10 करोड़ किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर। तो क्या पॉइंट लगभग लगभग, क्या इंटेंसिटीज विल रिमेन सेम? अरे हाँ ना बोलो भाई, क्योंकि लगभग लगभग ये जो एनर्जी आ रही है, ये जो रेज आ रही हैं, ये पैरेलल हो गई हैं। सोच, बहुत दूर जाने पर कैसे पैरेलल हो जाएंगी रेज? यानी कि ऐसा तब होगा जब सोर्स एट इन्फिनिटी, देयरफॉर नो चेंज इन आई, देयरफॉर नो चेंज इन एम्पलीट्यूड। हालांकि जरूरत तुम्हें लाइट में पड़ेगी, अभी नहीं,
क्योंकि लाइट के सोर्स इतने दूर से आते हैं, साउंड के इतनी दूर से नहीं होते। पर सोचो अगर सोर्स इन्फिनिटी पर हो तो जो लाइट आएगी उसकी इंटेंसिटी लगभग सेम होगी, उसकी इंटेंसिटी लगभग सेम होगी। अरे हां सर, याद रखना है, सोर्स अगर पॉइंट सोर्स हो जो अपने पढ़ा था पहले, तो क्या इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²? हां सर। सोर्स अगर इन्फिनिटी पर हो तो सर आई कांस्टेंट, आई कांस्टेंट। इस केस के लिए आई कैसा मान लो? कांस्टेंट। अच्छा, एक और सोर्स होता है, एक और टाइप है, याद रखना है। बिल्कुल सेम बात रिपीट करेंगे वेव ऑप्टिक्स में, और सही बताऊं बिल्कुल सेम बात रिपीट करेंगे जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। तुम्हें अभी दोनों बातें नहीं याद लगेंगी, नहीं लगेंगी, बट मैं जानता हूं आगे क्या पढ़ने वाले हैं। 12th में पढ़ेंगे दोनों बातें, बिल्कुल सेम रिपीट टेलीकास्ट होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे अपन वेव फ्रंट्स, तब ये सेम कहानी होगी। अभी खैर डरो मत, मैं ऐसे ही बता रहा हूं। ठीक सर, ये बात समझ आई। तीसरे टाइप, ये मैं समझ में आ गया कि आई कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, ये हमें समझ आ गई, बात क्लियर है। आर ग्रेटर देन आर, सोर्स इन्फिनिटी पर। अगर सोर्स लाइन सोर्स जैसा हो, ट्यूबलाइट जैसा, तो याद रखना ट्यूबलाइट जैसा, कैसा? ट्यूबलाइट, इसे बोलते हैं लाइन सोर्स। तो याद रखना है, अभी ज्यादा उसकी मैथ्स में नहीं जाना। अगर लाइन सोर्स हो, पॉइंट सोर्स नहीं, लाइन सोर्स हो, है ना, तो ऐसे सिलेंडर टाइप बनेंगे, सेम टाइप के। अभी ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, आगे बहुत आएंगे ये। तो बस इतना याद रखना कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो याद रखें तीन चीज, R नहीं, 1/r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P नॉट स्क्वायर। तो पॉइंट सोर्स याद कैसे करना है? पॉइंट सोर्स I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर is directly proportional to delta P naught square. Line source I is directly proportional to 1/r, is directly proportional to delta P naught square. Infinite source मतलब source at infinity, source at infinity, याद रखना है I equal to constant। ये कहानी आपको याद होनी चाहिए, ये कहानी आपको याद होनी चाहिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इसी कहानी से अगले टर्न पर कहानी को आगे बढ़ाऊंगा। घबराना मत, शर्माना मत, जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम। बोलो क्लियर? तो आज का लेक्चर फिर से समझ कर रटने वाला, जैसे मुझे याद है आपको याद होना चाहिए। तो जोश और जुनून बनाए रखिए, लड़ते रहिए पर पढ़ते रहिए। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा, सी यू, सायनारा, टेक केयर, बाय बाय।